हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा हमारे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। कुछ ऐसे परिवर्तन जो हमारे आसपास में होते हैं, बट अगर हमें उनके बारे में जानकारी ना हो तो हम उन्हें रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के आधार पर वर्गीकृत बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं जो कुछ भी हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा है उनमें से हमें कितना याद है। खुद को खंगालने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो आपके लिए तब हेल्पफुल बहुत ज़्यादा रहने वाली है जब आप एक क्विक रिवीजन की डिमांड करते हैं कि आखिर इस पाठ में था क्या। मैं इस पाठ के हर एक एस्पेक्ट को अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट समराइज करके समझाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि इस चैनल से आपको फ्यूचर में बहुत सारी हेल्प मिल जाए। और सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे तो है नहीं, कर लो। अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगे आगे आने वाले दिनों में अनसब्सक्राइब कर देना, है ना। सिंपल तो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। जैसा कि हम अपनी दिनचर्या में बहुत डिफरेंट टाइप के परिवर्तनों को देखते हैं बेटा। हम देखते हैं कि किस प्रकार से दूध से दही बन जाता है, किस प्रकार से हमने पढ़ा था कि आसपास में बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। हमने देखा कि दूध से दही बना तो वो एक रासायनिक परिवर्तन था, क्योंकि नया पदार्थ बना, कुछ नए गुणधर्म निकले। वहीं पर अगर हम लकड़ी के टुकड़े को काटते हैं, मोम को पिघलाते हैं, पेपर को फाड़ते हैं, तो ये सब ऐसे उदाहरण हैं बच्चों जो आपको साफ बताते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है। इस पाठ के अंदर हम डिटेल में इन दोनों परिवर्तनों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन ले लेते हैं आखिर इसमें क्या था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे आसपास में बहुत सारे तरह के परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। आपको उन सभी परिवर्तनों को मुख्य तरह दो भागों में ही विभाजित करना है। पहला है आपके पास बेटा रासायनिक और दूसरा है आपके पास भौतिक। यानी कि हमारे आसपास में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः दो भागों में ही बांटे जाते हैं। और वो दो भाग कौन कौन से हैं ऐसे परिवर्तन, तो वो कह रहा है वो है भौतिक एवं रासायनिक। चलिए अब हम भौतिक परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। तो कहता है क्या, आप बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, कागज़ लीजिए और उसको 4 टुकड़ों में फाड़ दीजिए। उसके बाद पुनः उसमें से एक टुकड़ा और लीजिए और फिर से उसे फाड़ दीजिए। अब उसको टेबल पर आराम से इस तरीके से व्यवस्थित कीजिए कि आपके पूरे पेपर जैसी संरचना वो बन जाए। हालांकि ये बात सही है कि जो पेपर फट चुका उसको आप बिल्कुल उसी अवस्था में जोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये अपने आप में भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि कई बच्चे हो सकता है कि दिमाग में सोच रहे हों कि सर, हम कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन तो वो होता है जिनके अंदर भौतिक गुणधर्मों में बदलाव आए। भौतिक गुणधर्म मतलब कि आकार में बदलाव आए, उसके आकृति में बदलाव आए। तो इस प्रकार के बदलाव को हम भौतिक बदलाव कहते हैं। पेपर को आपने फाड़ा, बिल्कुल सही है, वो अपने आप में एक आकृति में बदलाव ला रही है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो क्या कागज़ की जो प्रकृति है उसमें कोई बदलाव हुआ? क्या कागज़ के ज्वलन ताप में कोई कमी आई होगी? क्या कागज़ के जो भार है उसमें कोई कमी आई होगी? तो इस प्रकार के जो बदलाव होते हैं बेटा उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें कुछ नया परिवर्तन ना हो, वो चीज़ वैसी की वैसी ही रहे। यहाँ पर और भी उदाहरण दिए गए हैं। क्रियाकलाप 5.2 में हमने कहा था कि आप चॉक पाउडर तो देखते ही होंगे, जो आपके बोर्ड के ऊपर लिखने में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और वो नीचे झड़ कर गिरता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। तो वहाँ से आप चॉक पाउडर का कुछ पाउडर उठाइए। अगर आपको वो पाउडर नहीं मिलता है तो आप चॉक लेकर उसको घिस कर जो पुनः उसको पाउडर फॉर्म में बना सकते हो। पाउडर फॉर्म बनाने के बाद उसको आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको गूंद लेना है, मिला लेना है। जब उसका पेस्ट बन जाए बच्चों, उसको फिर से बेलनाकार बनाकर सुखा लेना है। आपको नहीं लगता कि वो दोबारा चॉक बन गया? बिल्कुल, वो दोबारा से चॉक बन गया। तो इस तरीके से ये भी एक अपने आप में भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई नया पदार्थ तो हमें देखने के लिए मिला ही नहीं, है ना। उसके बाद कहता है कि कांच और प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी बर्फ़ लीजिए, कांच ले सकते हो या प्लास्टिक, और उस बर्फ़ को पिघलने दीजिए। तो आप देखते हैं कि बर्फ़ जो है पिघल जाता है, लेकिन पानी के गुणधर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि बर्फ़ के पिघलने के बाद पानी जो है वो आपका मीठा हो गया। पानी का गुणधर्म वही है। हाँ, वो बात अलग है कि बर्फ़ के पिघलने के बाद पानी गर्म जरूर हो जाता है, लेकिन इसे हम कभी भी रासायनिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। फिर कहता है क्या, आप उस पानी को दोबारा जमा सकते हो, और दोबारा अगर जम गया तो समझ लीजिए ये अपने आप में उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई।
और उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जो पुनः हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद आता है 5.4 क्रियाकलाप। कहता है क्या कि आपको थोड़ा सा जल लेना है, उसे उबालना है और उसमें से निकलने वाले भाप को बेटा किसी प्लेट से एकत्रित करना है। तो जब उसमें से पानी उबलना शुरू होता है और उसका भाप बनता है, तो भाप को आपको क्या करना है, ढक्कन डालकर उसको इकट्ठा कर लेना है। जो भाप के ऊपर पानी की बूंदें आपको दिखाई दे रही हैं, अब उसे आप कहते हैं क्या, उसे संघनन कहते हैं बच्चों। और संघनन प्रक्रिया अपने आप में एक भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पीकरण भी अपने आप में एक भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आप देखो तो ठोस अवस्था से जो है लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, कोई नया पदार्थ थोड़ी बना। और जो पदार्थ है हमारे पास उसके गुणधर्म में कोई भी परिवर्तन देखने के लिए आपको नहीं मिला। क्रियाकलाप 5.5 में जब आप देखेंगे तो कहेंगे क्या कि आपको आरी का ब्लेड या फिर चाकू या कुछ ऐसा सामान ले लीजिए जिसको आप गैस पर गर्म कर सकते हैं। गैस पर गर्म करने के लिए आप चिमटे का प्रयोग करें जिससे हाथ ना जले। आप देखेंगे कि वो चाकू पूरी तरीके से लाल हो जाता है, पर शर्त यह है कि चाकू का जो हत्था होता है जिससे पकड़ते हैं बेटा हम, वो प्लास्टिक का ना हो, वरना वो चाकू खराब हो जाएगा, पिघल जाएगा। लकड़ी का हो। आप जब उसे गर्म करना शुरू करोगे बेटा तो आगे से चाकू लाल हो जाएगा, लेकिन फिर से वो ठंडा होने पर पुनः वैसा ही हो जाएगा जैसा वो था। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी गुणधर्म में परिवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिले, यानी उसी रंग में वो वापस आ जाता है। उसके बाद आगे हम गुणधर्म के बारे में पढ़ते हुए जान सकते हैं कि रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया के परिभाषा के बारे में। पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था जैसे गुण में बदलाव भौतिक गुण कहलाते हैं। यह परिवर्तन या वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं या कहलाता है। ऐसे में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और ये उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन की हम बात करें तो रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो भौतिक तो बिल्कुल भी नहीं होते। इनमें भौतिक परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर कुछ नया पदार्थ बनता है और साथ ही ये याद रखें, जो पदार्थ बन चुका है वो पुनः अपनी पुरानी स्टेट में, पुरानी अवस्था में नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माचिस की तीली को आपने जला दिया तो वो पुनः माचिस की तीली नहीं बनेगी। अगर आपने मोम को जलाकर उड़ा दिया तो वो पुनः मोम वापस नहीं बनेगा। अगर आपने एलपीजी के गैस में से सिलेंडर का पूरा इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा एलपीजी नहीं आएगा और नया पदार्थ भी बन रहा है हर एक जगह पर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन वो होता है जहाँ पर स्वाद में बदलाव आए, है ना, रंग में बदलाव आए, साथ ही ऊष्मा में बदलाव आए, या तो ऊष्मा की ज़रूरत हो या ऊष्मा उसमें विक्षेपित होती हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चलिए क्रियाकलाप 5.6 को देखते हैं। तो कहता है 5.6 क्रियाकलाप ऐसा था जिसमें हमने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया था। मैग्नीशियम के टुकड़े में सीधे तौर पर आग नहीं लगती है, उसको घिसना पड़ता है जलाने से पहले। इसके पीछे का कारण मैंने आपको समझाया था, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। आसपास की गैस वायु के अंदर उपस्थित अन्य कणों के कारण उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है जिसे मैग्नीशियम कार्बोनेट या ऑक्साइड कहते हैं, जिसकी वजह से वो मैग्नीशियम के जलने के रास्ते में अवरोध बनता है। इसीलिए मैग्नीशियम को जलाते वक्त हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा विक्षेपित करता है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में आपने देखा कि किस प्रकार मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम का राख मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके गुणधर्म बिल्कुल ही अलग होते हैं मैग्नीशियम से। समझ में आ रहा है? जहाँ पर मैग्नीशियम सुचालक होता है वहीं पर राख कुचालक हो जाता है। जहाँ पर मैग्नीशियम जल में नहीं घुलता वहीं पर मैग्नीशियम का जो राख है वो जल में घुल जाता है। और मैग्नीशियम को जलाते वक्त बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलता है, प्रकाश मिलता है, नया पदार्थ तैयार होता है। तो अपने आप में ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे कहता है कि मोमबत्ती के लौ के पास ले जाकर इस प्रक्रिया को आपने किया और इसमें एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। उस रासायनिक परिवर्तन को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा बच्चों, तो उत्पाद के तौर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो मददगार होता है हमारे लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप पानी में मिलाओगे तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन जाता है। तो जब आपके पेट में बेटा एसिडिटी हो जाए, पेट में गुड़गुड़ होने लगे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आपने जो देखा उसे समीकरण कहते हैं। समीकरण में बाईं तरफ अभिकारक होते हैं, दाईं तरफ उत्पाद होता है। बीच में जो एरो दिखाई दे रहा है वो दिखाता है कि किस प्रकार से अभिक्रिया हुई है, क्या बना है।
उसके बाद कहता है कि जो इससे आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला उसको पुनः आप जल में मिलाएंगे। जल में मिलाने के बाद बेटा आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो अपने आप में बेटा क्षारक है। क्या है? क्षारक। और क्षारक को अगर हम इस्तेमाल करें तो वो स्वाद में कड़वे होते हैं। नीले लिटमस को कोई प्रभावित नहीं करते और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। साथ ही छूने में थोड़े से वो साबुन जैसे चिकने होते हैं। तो ये हमने अम्ल क्षार वाले में पढ़ा भी था। ऐसे ही इनमें जो रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र आ रहे हैं बच्चों, उनको हमेशा आप याद रखेंगे। ऐसे कहता है कि एक और एक्टिविटी कर सकते हैं हम। तो कहता है पानी लीजिए, उसमें कॉपर सल्फेट डालिए, उसके बाद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र शायद पूछा जा सकता है आपसे, याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो होता है बेटा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। बहुत ही पावरफुल अम्ल है बेटा। इस अम्ल की 8 से 10 बूंदें डालनी होती है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो नीला होता है, नीले रंग का विलयन होता है। परख नली में कुछ बूंदें उसे लीजिए, यानी कि कॉपर सल्फेट को लीजिए और बेटा उसके अंदर आप डाल दीजिए लोहे के टुकड़े। जैसे ही कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे के टुकड़े डालेंगे आप तो उसका रंग बदल जाएगा। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है और लोहे के सल्फेट का रंग जो है वो हरा हो जाता है। साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि आपने जो ब्लेड डाला था वो तो आपका बिल्कुल चमकदार होता है, लेकिन जब आप उसे निकालते हैं तो इसके ऊपर बेटा कॉपर की एक परत चढ़ जाती है। और कॉपर कैसे रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है और इसका रासायनिक समीकरण यहाँ दे रखा है। कहता है कॉपर सल्फेट का विलयन लिया आपने, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है, जिसे आप नीला तोता भी कहते हैं। उसके अंदर हम लोहा डालेंगे, उससे बनेगा आयरन सल्फेट जो कि हरे रंग का होता है, कॉपर सल्फेट जो कि भूरे रंग का होता है। ये अभिक्रिया आपको देखने के लिए मिलती है। ऐसे कहता है कि एक चम्मच लीजिए, उसमें सिरका डालिए, सिरका डालकर उसमें चुटकी भर खाने वाला सोडा डालिए और बुदबुदाहट को महसूस कीजिए। इससे निकलने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसको अग्निशामक के तौर पर भी इस्तेमाल में लिया जाता है आग बुझाने के लिए। साथ ही अगर हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड के, यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूना, और उसके पानी में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाकर अगर हम उसमें पास करें इसे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा किसी भी रंग का नहीं होता, बिल्कुल पानी जैसा होता है। छानने के बाद तो उसका रंग थोड़ा दूधिया हो जाता है। किसकी वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से। वही यहाँ समझा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड था, उसको आपने चूने के पानी, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, में डाला तो आपको मिला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस में जल। तो ये हमेशा याद रखना कि जब कोई नया पदार्थ मिलता है तो वो अपने आप में रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर कहता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो उसके डालने की वजह से उसका रंग दूधिया हो जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस को दिखाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वह परिवर्तन जिनमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी अगर मैं कहूँ तो विशेषता क्या है, विशेष बात या फिर ध्यान देने योग्य बात कह सकते हो, इम्पॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कोई भी अभिक्रिया अपने आप में रासायनिक तब कहलाएगी जब उसमें से गैस उत्पन्न होगी, रंग परिवर्तित होगा, गंध निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, ऊष्मा, प्रकाश या अन्य किसी तरीके से ऊर्जा का लॉस होगा। तो ये सारी बातें हैं जो याद रखनी है। पटाखे का जलना भी एक अपने आप में कह सकते हो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे ढेर सारी ऊष्मा निकलती है, आवाज़ यानी ध्वनि निकलती है, साथ ही बहुत सारा गंध भी निकलता है। उसके बाद हम बात करेंगे सुरक्षात्मक आवरण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोहे का जंग लगना अपने आप में जो है वो एक कैसा प्रोसेस है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो अगर हमें उसे बचाना है तो उसके ऊपर एक कवरिंग करनी पड़ेगी, जिसे हम जिंक की कोटिंग करके कर सकते हैं, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं बच्चों। और या फिर उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, या उसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। ऐसे ही सुरक्षात्मक आवरण, जैसा अभी मैंने आपको सामान पर लगाने के लिए कहा, ऐसे ही हमारा सुरक्षात्मक आवरण जो है प्रकृति में भी होता है। और प्रकृति में उस सुरक्षात्मक आवरण हमारा क्या है? ओजोन, जिसका सूत्र बेटा होता है O3। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, लेकिन अवशोषित करने के बाद ये ऑक्सीजन में बदल जाता है। ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है, ऑक्सीजन गैस का जो सूत्र होता है वो O2 होता है। तो पहले ये ओजोन होता है, परावैंगनी विकिरण की वजह से ये O2 में बदल जाता है।
जिसको हम इस्तेमाल में ले लेते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल होते ही वहाँ का जो ओजोन लेयर था वो कम होता चला जाता है धीरे 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 धीरे। तो ओजोन लेयर की जो परत है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। तो उसके बाद कह रहा है क्या कि इस अभिक्रिया को आप यहाँ देख सकते हैं, लोहा था, ऑक्सीजन था, जल, और इससे मिल गया आपको जंग, जिसका सूत्र होता है Fe2O3.XH2O फ्री मोल ऑफ वाटर। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति ज़रूरी है। कोई भी एक हटा तो जंग नहीं लगेगा बेटा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर और भी गतिविधियाँ की, पेंट वेंट के बारे में पढ़ा, क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ा। क्रिस्टलीकरण क्या था, तो हमने कहा था क्रिस्टलीकरण एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हम किसी भी क्रिस्टल को साफ या शुद्ध कर सकते हैं। अपने आप में क्रिस्टलीकरण जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। तो जब क्रिस्टलीकरण कहते हैं तो हम उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसके पानी को वाष्पीकृत करते हैं ढंग से उबालने के बाद, और उसके बाद फिल्टर पेपर से छान लेते हैं गंदगी वगैरह जो होती है उसको हटाने के लिए, और अनडिस्टर्ब आप काफ़ी दिनों तक छोड़ देते हैं उस क्रिस्टल को, जिससे आपको ये लगता है कि वो क्रिस्टल जो है वो अपने आप में क्रिस्टल फॉर्म में आ चुका है। तो नमक भी बच्चों ऐसे ही बनाया जाता है। बाकी ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, इफ़ यू विश टू तो यू कैन रीड इट अलाउड, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से रिवाइज हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा पूरे पाठ को मैंने लगभग 15 से 20 मिनट में आपको समझा दिया, क्या है, कौन सा अम्ल लगता है, क्या परिवर्तन होते हैं, कितने प्रकार के परिवर्तन हैं, इन परिवर्तनों में क्या भौतिक गुणधर्म होते हैं, क्या रासायनिक गुणधर्म हैं, किस प्रकार के परिवर्तन को हम कहाँ पर देखते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। तो आने वाले दिन में बेटा हम इस पाठ को ख़त्म करते हुए प्रमुख शब्दों के बारे में बात करेंगे, और प्रमुख शब्द जैसे ही हमारे हो जाते हैं तो फिर इसके बाद मैं आपको अभ्यास के क्वेश्चंस करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।